पाकिस्तान बुरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका। वेल वी ऑल नो दिस, बट अब इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि इन्हें कोई और अदर कंट्री या फिर आईएमएफ भी लोन देने से मना कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ और ऐसे बड़े सवाल हैं जिन्हें आप जानकर शॉक्ड हो जाओगे। जैसे क्या आप ये जानते हो कि आखिर पाकिस्तान को कौन कंट्रोल कर रहा है? इनका कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का गवर्नमेंट टर्म पूरा क्यों नहीं कर पाती? क्यों आखिर जिन्ना के बाद इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आ नहीं पाया? वेल पार्टीशन के बाद देखें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक ट्रैक पे अपनी सफर शुरू की, फिर पाकिस्तान की हालत ऐसी क्यों है? वेल आज हम इन सारी बातों का जवाब वन बाय वन इस वीडियो में करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं कहूंगा वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए इस चीज की शुरुआत शुरू से शुरू करते हैं। जब पार्टीशन हुई थी, पार्टीशन के वक्त इकोनॉमिकल कंडीशन पाकिस्तान की इंडिया के हाथ में थे। उनके रिजर्व बैंक भी सेम थे, इंडिया की भी और पाकिस्तान की। उस वक्त इंडिया के रिजर्व में टोटल कैश बैलेंस 400 करोड़ थे, जिसमें 75 करोड़ पाकिस्तान को देना था और 20 करोड़ पहले ही दे दिया गया था ऑन 15 अगस्त 1947 को। पर रेस्ट 55 करोड़ पाकिस्तान को उस टाइम नहीं मिला बाय सम रीजन। उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी रिफ्यूजीज को सेटल करना, क्योंकि रिफ्यूजीज ना सिर्फ पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे बल्कि इंडिया से पाकिस्तान भी जा रहे थे और उनके पास उतना पैसा भी नहीं था। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, पाकिस्तान उस टाइम अपने रिफ्यूजीज को सेटल करने के बजाय वो कश्मीर के मुद्दे पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, जिस वजह से नेहरू जी को ये लगने लगा कि उस वक्त पे अगर पाकिस्तान को वो 55 करोड़ दिए जाए तो वो अपने पब्लिक पे खर्च ना करके कश्मीर के मुद्दे पे ज्यादा ध्यान देते। बट लेट आफ्टर महात्मा गांधी जी ने इस पैसे को वापस पाकिस्तान को दिलवा दिया, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे इनकी कंडीशन बहुत खराब थी। बट इनकी आर्मी काफी स्ट्रांग थी। पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान को 1/3 ऑफ मिलिट्री मिली और ऐसा नहीं था कि वो अपने कंडीशन को ठीक नहीं कर सकते थे, और ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इनके पास जिन्ना के बाद कोई पावरफुल लीडर नहीं था। जिन्ना की डेथ के बाद मिलिट्री ने कोई भी पावरफुल लीडर आने ही नहीं दिया, एंड इसका बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को 1958 में टेम्पररी कंट्रोल मिलता है पाकिस्तान का, जिसे पाकिस्तानी आर्मी काफी सेलिब्रेट करती है। फिर 1997 में ऐसा हुआ, फिर 1988 में, फिर 1999 और 2008 में भी। इसके बाद इन्हें इस कंट्रोल का एक ऐसा चस्का लगता है कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को उनके 5 साल के टेन्योर भी पूरा नहीं करने देते हैं। अगर कोई भी पीएम पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जाता है तो ऑब्वियसली उन्हें लात मारकर गिरा देते हैं या फिर उनकी मिस्टीरियस तरीके से हत्या कर दी जाती है। 29 पीएम बने 1947 के बाद, किसी को मार दिया गया, किसी की गवर्नमेंट गिरा दी गई, 10 से भी ज्यादा पॉलिटिशियन को मारा गया और आज तक ये पता नहीं चला कि ऐसा किसने किया। इवन ऑल्सो इनकी इंटेलिजेंस टीम भी ऐसा पता नहीं लगा सकी। लास्ट न्यूज अगर इमरान खान की बात करें तो रैली में उन्हें मारने की कोशिश की गई और उनकी इंटेलिजेंस टीम ये भी पता नहीं लगा सकी आखिर ऐसा किया किसने। अब आप सोच के देखिएगा पाकिस्तान में ऐसा कैसे हो सकता है बिना किसी पावरफुल इंसान की हेल्प से दैट उनके पीएम कैंडिडेट को कोई मारने की कोशिश करे। और आई थिंक अब आप यहाँ पे समझ पाए होंगे कि पाकिस्तान को कंट्रोल कौन करता है, और आपको मेरे 3 सवालों के जवाब अब तक मिल गए होंगे। पर सवाल अब ये आता है कि पाकिस्तानी पीपल इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? जो पहले एंटी हिंदू हुआ करते थे, इंडियंस की बुराई करते थे, आज वो इंडिया से जुड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? गाइस इसका भी बहुत बड़ा रीजन जाता है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। देखिए आर्मी कभी भी होती है कि वो अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर सके, बट पाकिस्तानी आर्मी ठीक इसका उल्टा करती है। 72 साल ओल्ड हिस्ट्री इस कंट्री की अगर आप देखें तो आर्मी और पॉलिटिशियन के बीच कभी नहीं बनी। पूरे 34 साल पाकिस्तान पाकिस्तानी आर्मी के अंडर रहा। इवन इमरान खान भी ऐसे पीएम नहीं बने। उन्होंने आर्मी के साथ एक अच्छी रिलेशन बनाई उस टाइम पर। जनरल बाजवा ने इमरान खान को पीएम बनाया और इमरान खान ने जनरल बाजवा का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया। बट लेट आफ्टर इमरान खान को ऐसा लगा कि जनरल बाजवा अब आगे इनकी हेल्प नहीं करने वाले, तो इमरान खान किसी और को जनरल बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से जनरल बाजवा ने लात मार के इमरान खान को कुर्सी से गिरा दिया और किसी और को पीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। देखिए आपको शायद ये बात गलत लग सकती है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश करने में। पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज्यादा एडवांटेज लेती है अपने अथॉरिटी के साथ मिलकर बिजनेसेस को पाकिस्तान में लाने को, और वो अपने कॉम्पिटिटर को अनएथिकल वे से अवॉइड करते हैं। आपने कभी भी ये सोचा होगा कि किसी भी देश की आर्मी कपड़े, साबुन, तेल तक बेचती हो, बट एक्चुअल थिंग पाकिस्तानी आर्मी ऐसा करती है। इसके साथ में पाकिस्तानी आर्मी के पास 50 से भी बड़े बिजनेस संस्था हैं और पाकिस्तान में सबसे बड़ी बिजनेस एंटिटी भी है। इन्होंने अपने मोस्टली सारे बिजनेसेस को चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप से रन करते हैं और ये सब डायरेक्टली ऑपरेट किया जाता है आर्मी के सीनियर जनरल के द्वारा। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए जो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है कि एवरी कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करते हैं। आज पाकिस्तानी आर्मी बिस्किट, सैनिटरी नैपकिन, पावर ऑफ फर्टिलाइजर सारे चीज सेल करते हैं चैरिटी के नाम पर। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट में भी काफी ज्यादा खर्च करती है। पिछले साल का अगर डिफेंस बजट देखें तो पाकिस्तानी आर्मी को 1523 बिलियन रुपीज मिले, जो टोटल 15% से भी ज्यादा है, एंड एनुअल बजट था 9502 बिलियन रुपीज। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हालत जितनी अभी खराब है उस हिसाब से पाकिस्तानी आर्मी को इतना ज्यादा बजट अलॉट नहीं होना चाहिए। एंड इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही बड़ा लोन है। वो अपने लोन के इंटरेस्ट को चुकाने के बाद 15% आर्मी को देना, इसका मतलब ये होता है कि उनके पब्लिक के लिए कुछ बचा ही नहीं। 2007 में डॉक्टर आयशा सिद्दीकी को एक डेटा मिला। डॉक्टर आयशा सिद्दीकी एक फॉर्मर रिसर्चर है कंट्री नेवल फोर्सेज की। उन्होंने बताया कि उस टाइम पाकिस्तानी
पाकिस्तानी मिलिट्री की नेटवर्थ थी 20 बिलियन पाउंड, जिसमें $10 बिलियन लैंड है और बाकी मिलिट्री प्राइवेट एसेट्स। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सिद्दीकी, $10 बिलियन आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बिहाफ से इस्लामाबाद में इन 2007। इसके अलावा 12% ऐसी लैंड है जो पंजाब के ईस्टर्न साइड में है, जो बहुत ही ज्यादा फर्टिलाइज्ड लैंड है, जो आर्मी ऑक्यूपाई करती है, जिसमें लगभग 2/3 लैंड आर्मी के सीनियर ऑफिशियल या जनरल या फॉर्मर ऑफिशियल होल्ड करते हैं, और 100 से ज्यादा सीनियर ऑफिशियल ऐसे हैं जिनकी एस्टिमेटेड वर्थ 3.5 बिलियन पाउंड तक है। ये रिपोर्ट 2007 की है। 2019, 20 या 21 की रिपोर्ट की बात करें तो शायद इनकी वर्थ ट्रिलियन में होगी। देखिए, पाकिस्तान में जो पैसे मिलते हैं, इससे पाकिस्तानी आर्मी अपनी वेल्थ तो बहुत बनाई, इसके अलावा इनके ऊपर करप्शन एलिगेशन भी काफी ज्यादा लगे हैं, जिसकी बात ऑलरेडी मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी करी थी। आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। पर अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को मिले कैसे? ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, कुछ देश ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमी चलती है ऑयल से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, एक्सपोर्ट से, टेक्नोलॉजी से, लेकिन पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी चलाती है फॉरेन एड्स और लोन से। जब अफगानिस्तान रसिया के कंट्रोल में था तो यूएसए ऐसा नहीं चाहता था, और यूएसए पाकिस्तान को एक ऑप्शन देखता था। पाकिस्तान ने यूएसए को अपना फ्रेंड दिखाया और बदले में पाकिस्तान को मिली फॉरेन एड्स। जैसे कि यूएसए ने अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन से उसने अपना काम करवाया, और इस पूरे गेम में पाकिस्तान का एरिया उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बन गया, और इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाया पाकिस्तानी आर्मी ने। इसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा फायदा था। पाकिस्तान को बिना कोई चीज प्रोड्यूस किए या फिर एफर्ट लगाए उसे यूएसए से भारी पैसा मिल रहा था, और ये पैसा यूएसए देता था एज अ फॉरेन एड्स या फिर ह्यूमन राइट फॉर्म के रूप में देता था। इनफैक्ट साल का एक बजट भी फिक्स हुआ था जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को मिलते थे। लेकिन पाकिस्तान ने इन पैसों को कभी अपने इकोनॉमी को ठीक करने में यूज नहीं किया, बल्कि वो मुजाहिदीन को ट्रेन करने में यूज किए, सो दैट उन्हें वो कश्मीर में प्लांट कर सके और पैसे प्रोवाइड कर सके। अब आप सोच के देखिए गाइस कि 1964 में सिर्फ फॉरेन एड देखे तो इनकी जीडीपी का 5% था। इसके अलावा इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि गवर्नमेंट भी इससे कभी खुश नहीं थी, क्योंकि ये सारा कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी के पास था। बट अनफॉर्चुनेटली ये फॉरेन एड 1990 तक कम हो गए, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन का पूरा कंट्रोल अफगानिस्तान से खत्म हो जाता है और कंट्रोल तालिबान के पास चला जाता है। अल-कायदा, आपने अल-कायदा के बारे में सुना होगा, जिसके लीडर को भी आप जानते थे, ओसामा बिन लादेन, जिसको एज यूजुअल यूएसए ने ही ट्रेन किया। 1989 में $452 मिलियन की फॉरेन एड पाकिस्तान को मिली थी, जो कम होकर 1998 में $5.4 मिलियन हो गई, जिससे पाकिस्तानी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी झटका लगती है। और ऐसा नहीं है कि इनकी किस्मत दोबारा नहीं चमकती, इनकी किस्मत दोबारा चमकती है 9/11 के अटैक के बाद, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुई। ये अटैक अलकायदा ने करवाया, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे थे, और यूएसए अलकायदा को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था। और फिर यूएसए को पाकिस्तान की याद आती है और पाकिस्तान को एज अ पपेट यूज करते हैं। इस बार यूएस ने एक फंड बनाया सीएसएफ, जिसमें पाकिस्तान को काफी पैसे मिले, और 2009 में एक कैरी लुगर बिल पास किया गया, जिसमें पर ईयर पाकिस्तान को $1.5 बिलियन फंड मिलती। और इस टाइम पर देखे तो पाकिस्तान इस बात को भी यहाँ पे समझ रहा था कि यूएसए उसका रियल में दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान को बस यूज कर रहा है। और इसलिए पाकिस्तान ने उस पैसे को वॉर या टेरर में यूज करने के बजाय उसने उस पैसे को इकोनॉमी में हेल्प करने लगे। वो मोस्टली अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते थे, और फिर जहां मुजाहिदीन ट्रेन होते थे वहां से उन्हें अफगानिस्तान और कश्मीर भेजने में यूज करते थे, और एक छोटा अमाउंट अपने पब्लिक के लिए यूज करते थे। इनके आर्मी पे करप्शन एलिगेशन भी लगे। यूएसए ने कहा कि इनकी फॉरेन एड को मिलिट्री ने मिस स्पेंड किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जिसके लिए फॉरेन एड पाकिस्तान को दिया, अलकायदा को खत्म करने के लिए, उसका लीडर ओसामा बिन लादेन, वो भी पाकिस्तान में ही मिला। मुल्ला उमर, जो एक तालिबानी लीडर था, उसकी भी डेथ पाकिस्तान में होती है इन 2013। इसके बाद रोल आता है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो इस फॉरेन एड को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, और फिर यहाँ पे पाकिस्तानी इकोनॉमी धीरे धीरे कोलैप्स करने लगती है। इतना ही नहीं, इनकी कंट्री में इतना ज्यादा डर फैला हुआ था कि फॉरेन कंपनी भी इनके देश में आकर के कंपनी स्टैब्लिश नहीं करना चाहती थी, बिकॉज वो जानते थे कि इनके कंट्री में आने के बाद उन्हें लॉस जरूर होगा। इसके साथ में टूरिज्म भी पूरी तरीके से खत्म हो गई। इसके अलावा उनकी आर्मी इंडिया से 4 वॉर किए, उसमें भी ये बुरी तरीके से हारे। लेकिन 1971 की वॉर पाकिस्तान को काफी वीक किया, और यूएसए से जो फॉरेन एड इनको मिल रही थी वो भी फाइनली खत्म हो चुकी थी। अब इनके पास सबसे बड़ा सवाल था कि ये अपने इकोनॉमी को रन करने के लिए करे तो करे क्या, क्योंकि ये ओवरऑल डिपेंडेंट फॉरेन एड्स पे थे। फिर यहाँ पे एंट्री होती है चाइना की, जिन्होंने पाकिस्तान को लोन पे लोन प्रोवाइड किया, जिससे चाइना को भी फायदा था। यहाँ पे चाइना जानती थी कि पाकिस्तान इस लोन को वापस नहीं कर सकती है, फिर भी चाइना इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी हेल्प कर रही थी। चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर BRI के अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC 2015 में बनाना शुरू कर दिया था, और ग्वादर में एक पोर्ट भी डेवलप कर रहा था। और पाकिस्तान को जितना ज्यादा पैसा चाहिए था उतना ज्यादा पैसे इन्हें प्रोवाइड कर रहा था। पाकिस्तान भी देखे तो इस वक्त पे काफी खुश थी, क्योंकि IMF से लोन मिलना इतना आसान नहीं था। इसके साथ में IMF इन्हें लोन दे भी क्यों, एड के अलावा और लोन के अलावा इनके पास था ही क्या एक्सपोर्ट करने को, जिससे वो लोन चुका पाए। अब IMF लोन कैसे देती है, इसके रिगार्डिंग हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि IMF पाकिस्तान को लोन क्यों नहीं दे रही थी, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। अब तक देखे तो चाइना ने $30 बिलियन से भी ज्यादा पाकिस्तान को लोन दिया, और इसमें से कुछ भी पाकिस्तान को वापस नहीं आया। इवन ऑल्सो चाइना भी इस बात को जानता था। और लास्टली और फाइनली, अगर चाइना को
लोन वापस नहीं मिलता तो ऑब्वियसली सीपैक की जो रोड थी और ग्वादर में जो पोर्ट बन रहे हैं वो चाइना उसे हथिया लेता। पाकिस्तान में डेवलपमेंट तो थोड़ी बहुत हुई बट इसका कोई भी मतलब नहीं। पब्लिक भी यहाँ पे खुश थी बट वो कितने टाइम तक खुश रहेंगे, क्योंकि अब तक की अगर बात करें तो पाकिस्तान एक डेब्ट बेस्ड इकोनॉमी बन चुका था जो सिर्फ फॉरेन एड्स और लोन के भरोसे चल रहा था। आईएमएफ ने भी बहुत बार पाकिस्तान को वार्न करा कि वो सीपैक से दूर रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब बात ये आ रही थी कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी लगातार करप्शन पे करप्शन किए जा रही थी, तो फिर ये लोन कैसे चुकाएं, इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते थे और दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेते थे। इससे ये ईएमआई तो बचा लेते थे पर लोन देखे तो उतना का उतना ही रहता था और साथ में इंटरेस्ट बढ़ते रहता था। मतलब ये वही बात हो गई कि कोई आपसे अगर पैसा लिया हुआ है तो वो किसी और से पैसा लेकर के आपका कर्जा देते थे और फिर उसका कर्जा खत्म करने के लिए किसी और से कर्जा लेते थे और ये प्रोसेस लगातार चलते रहता था। बहुत सारे ऑब्जर्वर का ये मानना था कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो पाकिस्तानी आर्मी का रोल खत्म करना होगा, मगर पाकिस्तानी आर्मी ऐसा होने नहीं देती थी, क्योंकि ऐसा अगर होता तो शायद एक ऐसा चांसेस होता कि पाकिस्तान में जो भी बिजनेसेस होते हैं वो ग्लोबल लेवल तक आ सकते थे, बट इससे आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स की कमाई कम हो जाती, साथ में इनका कंट्रोल भी कम होता। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि जनरल बाजवा की वाइफ की अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर टाइम पे इनकी वाइफ की वेल्थ थी 0, फिर अचानक से इनकी वेल्थ इंक्रीज करके 220 करोड़ हो जाती है। सोचने वाली बात है कि ये ऐसी कौन सी बिजनेस कर रही थी जिससे इनका वेल्थ इतना इंक्रीज कर जाता है। और इसलिए आज पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि जो लोग पहले इंडिया को गाली दिया करते थे वो आज चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से जुड़ जाए। वेल दिस इज ऑल ओवरऑल स्टोरी कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी डोमिनेट करती है पाकिस्तान के ऊपर। पॉलिटिशियन यहाँ पे कुछ कहना भी चाहे तो उनकी सरकार को लात मार के गिरा दिया जाता है या फिर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। ये मेरा पाकिस्तान सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी में कितना करप्शन है तो आप टाइम लाइन पे इस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू ऐड हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए एक छोटी बात हो सकती है लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। टिल देन फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। टेक केयर एंड बाय बाय।